अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा ये 2018 सप्ली का भी पेपर हो गया। अब है वाज डॉक्टर फॉस्टस एथिकली रॉन्ग इन परस्यूइंग हिज एम्बिशन ऑफ ग्रेटर नॉलेज डिस्कस विद रेफरेंस टू डॉक्टर फॉस्टस। वो कहता है क्या डॉक्टर फॉस्टस एथिकली रॉन्ग था इन परस्यूइंग हिज एम्बिशन ऑफ ग्रेटर नॉलेज, कि क्या वो रॉन्ग था कि उसने परस्यू किया था एथिकली एक ग्रेटर नॉलेज को, गलत था? हाँ जी क्लास बताइए, अभी बहुत डीपली डिफाइन किया इसी क्वेश्चन को। गलत था उसने परस्यू किया था एक ऐसे नॉलेज को। हाँ जी आतिका। आपने बताया कि नॉलेज की जो थर्स्ट है वो होना गलत नहीं है, लेकिन उसके अंदर लस्ट था। और फिर उसने मतलब उसको ये था कि मुझे ऐसा नॉलेज मिले कि मैं सारे मतलब जो सेलेस्टियल मैटर्स हैं, अर्थली मैटर्स हैं, उन सब पर मेरी कमांड हो। और ऑमनीपोटेंस वो एक चाहता था कि वो एक गॉड बन जाए और सारी चीजें उसके कंट्रोल में हो। तो एथिकली वो एक रॉन्ग था, मतलब कि एक वो गॉड लाइक पावर्स चाहता था अपने नॉलेज के जरिए, ताकि वो नॉलेज के जरिए सबको कंट्रोल कर सके। बिल्कुल। और इस वजह से उसका ये जो उसकी जो लस्ट थी दैट वाज द रॉन्ग, ठीक है, दैट वाज द जी थिंग एथिकली रॉन्ग। उसका जो है एम्बिशन फॉर ग्रेटर नॉलेज नहीं था, लेकिन वो जो पावर जो है वो हासिल करना चाहता था उस ब्लैक जी मैजिक के थ्रू, वो एक्चुअली उसका रॉन्ग था, ठीक है। दैट लीड्स टू द डैमिनेशन। फिर है डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ मेफिस्टोफेलिस, हाउ मच ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्टर फॉस्टर्स डैमिनेशन। मेफिस्टोफेलिस की वजह से डैमिनेशन हुई थी डॉक्टर फॉस्टर्स की, पे लगा दिया था। हाँ जी सैम, अस्सलाम मेफिस्टोफेलिस की वजह से डाउनफॉल हुआ था डॉक्टर फॉस्टस का। नो मैम, उसमें उसकी फ्री विल जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व थी। उसकी फ्री विल कि उसे बहुत सारे चांस मिलते हैं कि वो रिपेंट करे, लेकिन वो रिपेंट नहीं करता, तो उसकी फ्री विल आई गेस ज्यादा इन्वॉल्व थी। और लेकिन मेफिस्टोफेलिस क्या रोल प्ले करता है इन द लाइफ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस? उसको टेम्प्ट करता है बहुत सारे पॉइंट्स पे। जब वो रिपेंट करने का सोचता है उसका माइंड डाइवर्ट कर देता है दूसरी चीजों की तरफ, वर्ल्डली डिजायर्स की तरफ, सेंसुअस प्लेयर्स की तरफ। जब वो तो गॉड जो है के बारे में सोचता है वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज ले आता है। जी, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज उसके लिए ले आता है, और लास्ट में जब वो हेलेन ऑफ ट्रॉय को लेकर आता है, जब वो फाइनली रिपेंट करने का सोच रहा होता है, तब भी उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। सही, जबरदस्त। हाँ जी राबिया। मैम, मैं एक पॉइंट ये कहना चाहती हूँ, कल मैं टेक्स्ट पढ़ रही थी तो उसमें एक जगह ये आया था कि मेफिस्टोफेलिस जो होता है वो उसको ये बताता है कि आई एम लिविंग एग्जांपल ऑफ डैमनेशन इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन उसके बावजूद भी फोस्टस उसकी बात नहीं सुनता, मतलब वो बता रहा होता है कि मैं तुम्हारे सामने एक डैम्ड सोल हूँ और मैं हर वक्त हेल्प में होता हूँ। तो इसका मतलब तो ये कि ये जो डॉक्टर फोस्टस है वो खुद रिस्पॉन्सिबल था अपनी डैमनेशन के लिए। और मतलब मेफिस्टोफेलिस ने तो उसको ऑनेस्टली सब कुछ बता दिया था कि मतलब मैं एग्नी में हूँ और जहाँ भी मैं हूँ वहाँ हेल है, और जहाँ हेल होती है वहाँ पर हम जैसी सोल्स होती है। उसके बावजूद अगर ये जो डॉक्टर फॉस्टस था उसने मतलब उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, तो मतलब मुझे लगता है कि ये डॉक्टर फॉस्टस खुद ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपनी डैमेनेशन के लिए। डॉक्टर फॉस्टस खुद रिस्पॉन्सिबल था, ऑल्दो रोल ऑफ मेफिस्टोफेलिस इसके अंदर जी सिर्फ ये था कि वो तो बाद में उसको, मतलब अभी तो जी मेफिस्टोफेलिस आया ही है और वो उसको कहता है चलो भाई तुम लिखो और ये वो, लेकिन वो खुद उसको बताता है कि देखो खुद एक मिसाल, वो कहता है एक ऐसा फरिश्ता हम्म जिसको जन्नत से निकाल दिया जाए, तुम खुद सोचो कि वो सारी उम्र के लिए तो डैम हो गया, तो इसके बावजूद फॉस्टस नहीं पलटता। यानी कि इंसान जो है अपनी ब्लिसफुल लाइफ को छोड़ के जो है वो जब रॉन्ग बेस की तरफ जाने का ठान लेता है, फिर उसको नजर आता है कि मेरी ब्लिसफुल लाइफ जो है उसको मैं कैसे छोड़। फिर उसके बाद है वाज फॉस्टर्स एथिकली रॉन्ग इन रिपीट हो गया, इज फॉस्टर डैमिनेशन ट्रेजिक और एन एक्ट ऑफ जस्टिस? अच्छा, व्हाट इज ट्रेजिक एंड व्हाट इज एक्ट ऑफ जस्टिस, डिस्कस इन डिटेल विद रेफरेंस टू क्रिस्टोफर मार्लो। अच्छा बेटा, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, जरा समझ लें इसको। व्हाट इज ट्रेजिक एंड व्हाट इज एक्ट ऑफ जस्टिस। ट्रेजिक तो ये हो गया ना कि अच्छा जी ट्रेजिडी है अरिस्टोटल के हिसाब से, और देखिए इसके दो पॉइंट्स हैं। नंबर वन, डैमिनेशन। अब हम कहेंगे इसको कि डॉक्टर फॉस्टस इज अ स्टोरी जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी है, जिसमें एक
डॉक्टर फॉस्टस है उसकी डैमिनेशन दिखाई गई है, आप ये ना बताइएगा कि ट्रेजेडी दिखाई गई है, आप क्या उसकी डैमिनेशन दिखाई गई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि डॉक्टर फॉस्टस की डैमिनेशन जो है वो ट्रेजिक है या फिर एक्ट ऑफ जस्टिस। तो एक्ट ऑफ जस्टिस है, डिस्कस इन डिटेल विद रेफरेंस टू। तो आपने बताना है कि इस क्वेश्चन के अब दो पार्ट्स बनेंगे, नंबर 1 ट्रेजिक, नंबर 2 एक्ट ऑफ जस्टिस। व्हाट इज जस्टिस? देखिए ट्रेजेडी तो आपको पता है, अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी में हम कहते हैं कि दैट इज द फॉल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम द प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी ड्यू टू हिज हमार्शिया। कि जी एक हीरो होता है, एक प्रोटैगनिस्ट होता है, उसकी ट्रेजेडी होती है फ्रॉम जो है प्रोस्पेरिटी, एक खुशहाली से बदहाली की तरफ। ठीक है, एक प्रोस्पेरस मैन होता है, एक सुपर पावर रखने वाला मैन होता है जिसके डाउनफॉल दिखाया जाता है, जो कि अपनी मिसाल आप होता है। ठीक है, और उसका डाउनफॉल होता है जस्ट ड्यू टू हिज हमार्शिया। डॉक्टर फॉस्टस का हमार्शिया क्या था कि उसकी रॉन्ग चॉइस थी, उसने ब्लैक मैजिक का रास्ता अडॉप्ट किया था। ठीक है, ये तो जी इसकी वजह से, उसके हमार्शिया की वजह से नंबर 1 उसका डाउनफॉल हुआ। उसमें आप जो है इसको दो सेक्शन में, नंबर 2 जो सेकंड सेक्शन होगा आप लिखेंगे एक्ट ऑफ जस्टिस। अच्छा, एक्ट ऑफ जस्टिस में एक पोएटिक जस्टिस की मैंने आपको बात की थी। पोएटिक जस्टिस ये होता है कि जो इन पोएटिक जस्टिस की डेफिनेशन ये है कि पोएटिक जस्टिस इज द मतलब एक थियरी जिसके अंदर जो गुड होता है उसको रिवॉर्ड किया जाता है, द गुड इज रिवॉर्डेड एंड द इविल इज पनिश्ड। ठीक है, जो अच्छाई होता है, अच्छाई होती है, वर्च्यू होती है, द वर्च्यू इज रिवॉर्डेड एंड द सिनफुल इज पनिश्ड। ठीक है, जो सिन होता है उसकी पनिश मिलती है और जो वर्च्यू होता है उसको रिवॉर्ड किया जाता है। ठीक है, दैट इज द पोएटिक जस्टिस, इसी को हम जस्टिस कहते हैं, इसी को हम इंसाफ कहते हैं। अब अगर इसको दूसरे लेवल पे देखा जाए कि ये एक्ट ऑफ जस्टिस था कि नहीं था, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि डॉक्टर फॉस्टस को अगर हम गुड एंड इवल वेज में देखें तो ही हैज सिलेक्टेड द इवल वेज। इवल वेज उसने सिलेक्ट किए थे, तो अकॉर्डिंग टू पोएटिक जस्टिस उसको एंड में पनिश किया गया, वो जो है डैम हुआ और ये सारा कुछ। ठीक है, तो दोनों थ्योरीज जो है फॉस्टस की डैमिनेशन पे अप्लाई होती हैं। नंबर 1 द ट्रेजिक, ठीक है, कि उसकी जो डैमिनेशन थी वो ट्रेजिक थी, यानी कि ट्रेजेडी दिखाई गई, ट्रेजिक हीरो दिखाया गया, कॉन्सेप्ट ऑफ हमार्शिया, ये सारी चीजें, यानी कि अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी दिखाया गया था। तो डॉक्टर फॉस्टस की डैमिनेशन वो ट्रेजिक थी। ऑन द अदर हैंड इट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ जस्टिस टू। ठीक है, तो जो आप स्टार्टिंग लेंगे ना वो आप डॉक्टर फॉस्टस की डैमिनेशन के बारे में बताएंगे कि उसका थर्स्ट फॉर नॉलेज और इतना ज़्यादा था कि ये ऐसे ऐसे था, और दूसरी बात ये कि उसने ह्यूमन नेचर के बारे में बताया कि ह्यूमन इज टू अर्न इज ह्यूमन बीइंग ना, और इंसान जो प्रोन होता है टुवर्ड्स द इवल, ये सारी चीज़ें आप दिखाएंगे। उसके बाद जो है आप कहेंगे कि टू का मतलब इस डिस्कस करने के लिए इस क्वेश्चन को आई विल डिवाइड दिस क्वेश्चन into two parts. We will discuss this question into two portions या two parts. The number 1 आप लिखेंगे, the number 1 Dr. Foster's damnation as a tragedy या Dr. Foster's damnation is tragic, and number 2 फिर नीचे number 2 या B लिख के आप लिखेंगे it is an act of justice। ठीक है, और फिर उसके बाद आप नीचे शुरू करेंगे कि डॉक्टर फॉस्टर्स की जो डैमिनेशन है वो ट्रेजिक थी। हेडिंग नहीं देनी, मैंने कहा 2 पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद आप नीचे आएंगे, हेडिंग नहीं देनी, लेकिन नीचे कहीं लाइन के अंदर कि टू डिफाइन डॉक्टर फॉस्टर्स एज द डैमिनेशन इज ट्रेजिक वी विल एट फर्स्ट कंसीडर द अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी इन विच ही हैज, मतलब अरिस्टोटल ने डिफाइन किया है, उसके साथ आप ट्रेजेडी की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, ट्रेजेडी की डेफिनेशन लिखने के बाद वो जो उसके अंदर हमार्शिया और प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी और वो जो अपनी मिसाल आप होगा, तो जाहिर बात है डॉक्टर फॉस्टर्स भी अपनी मिसाल आप था, और ये सारी चीजें आप बताएंगे। ठीक हो गया, ये सारा कवर करने के बाद आप बताएंगे कि एट द एंड उसका वो जो हमार्शिया होता है उसकी जो रॉन्ग चॉइस होती है दैट लीड्स टू डैमिनेशन। सो ट्रेजेडी की डेफिनेशन यहाँ पे पूरी होती है कि हाँ डॉक्टर फॉस्टर्स की जो डैमिनेशन थी दैट इज अ ट्रेजिक। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज
Poetic justice, in poetic justice we can say that, or in an act of justice we can say that the virtue is rewarded and the evil is always punished. ठीक है, जो बुराई होती है, जो सिनर होता है, उसको हमेशा पनिश किया जाता है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि डॉक्टर फॉस्टर्स ने किस तरीके से गॉड के वेज को छोड़ के उसने इवल वेज को अडॉप्ट किया था, और उसमें उसने क्या क्या गुनाह किए थे, आप वो बताएंगे कि वो किस तरीके से इसमें पड़ गया था, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बनेगा बेटा। इस तरह के जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट होते हैं, मार्क्स गेनिंग होते हैं, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आए तो एट फर्स्ट मैंने कहा ना, ये जो आपको कीवर्ड मैंने अंडरलाइन करने का तरीका बताया ना, इसको गौर से एक दफा कर लेंगे ना, आपको अंदाजा हो जाएगा। ऐसे एक लाइन में पढ़ेंगे ना, 10 दफा पढ़ेंगे आपको समझ ही कोई नहीं आनी कि इस लाइन का मैं मीनिंग क्या लिखूं। लेकिन एक दफा अगर आपने कीवर्ड अंडरलाइन कर लिया ना, जैसे मैंने कहा इस डॉक्टर फॉस्टर डोमिनेशन, कीवर्ड अंडरलाइन, नंबर 1, नंबर 2 ट्रेजिक थी, नंबर 3 या एक्ट ऑफ जस्टिस थी। हो गए 3 कीवर्ड्स आ गए ना, आगे। तो फिर क्या होता है, और या फिर डॉक्टर फॉस्टर्स, नंबर 1 कीवर्ड यानी कि स्टोरीज अबाउट द डॉक्टर फॉस्टर्स, नंबर 2 डोमिनेशन, और वो डोमिनेशन ट्रेजिक थी या एक्ट ऑफ जस्टिस थी। तो दैट इज द वे टू जज अ क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को जज करते हैं और फिर उसका आंसर जो है, और फिर आंसर लिखने का तरीका क्या बताया था मैंने, एट फर्स्ट जो आपके पेपर की सेकंड लास्ट लीप होती है, जो सेकंड लास्ट पेज होता है, उसके ऊपर बेटा पेंसिल से लिख लें कि डॉक्टर फॉस्टर से उसमें मैंने ये पॉइंट्स, आउटलाइन बना लें। आउटलाइन आपकी तकरीबन 10 से 15 से 20 आउटलाइन होनी चाहिए। जैसे ही भूलता है ना, फौरन से देखें, आउटलाइन से ये होता है क्वेश्चन एक सीक्वेंस में आ जाता है, उससे आपका टाइम कम कंज्यूम होगा। अगर बगैर आउटलाइन के आप क्वेश्चन बनाएंगे ना, एक तो सीक्वेंस नहीं आएगा और दूसरा आपका वो टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, और मतलब टाइम के हिसाब से आप कवर भी नहीं कर पाएंगे। डू यू थिंक एवरीवन हु हैज सर्च फॉर नॉलेज फेस सिमिलर एंड, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। डिस्कस डॉक्टर फॉस्टर एज अ मेन मैन ऑफ रेनेसांस, क्रिस्टोफर मार्लो प्ले डॉक्टर फॉस्टर। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस इन डिटेल द ट्रेजिक फॉल ऑफ फॉस्टर सिंस मार्लो, ये भी हो चुका है। was Foster's ethically wrong in pursuing his ambition for greater knowledge, discussed with reference to Foster's। ठीक है, और what is the significance of the last speech in Marlowe's Foster's, ये मैंने रात को आपको ऑडियो अपलोड की है विद नोट्स, बेटा वो देख लीजिएगा। उसके साथ मैंने आपको एक वर्ड फाइल भी अपलोड कर दी है। उसके बाद डिस्कस फैक्टर्स which played their part in Foster's decline from an ardent pursuer of knowledge into pathetic figure, not even in control of his own soul। अब कीवर्ड्स देखिएगा, बहुत लंबा हो गया ना, अब इसमें कीवर्ड अंडरलाइन करें। डिस्कस फैक्टर्स, फैक्टर्स को अंडरलाइन करें, ऐसे फैक्टर्स को डिस्कस करें which played their part in Dr. Foster's decline from an ardent पर, अब Foster's का decline नंबर 2 यानी कि उसका डाउनफॉल दिखाना है, उसका डिक्लाइन दिखाना है। नंबर 3 वो एक आर्डेंट परस्यूअर था। ठीक है, आर्डेंट परस्यूअर था यानी कि प्लेजर सीकर उसका एटीट्यूड था, वो परस्यूअर था, वो एक डीड किस्म का इंसान था, जिसको लस्टी इंसान था, जिसको अपनी डिजायर्स के पीछे भाग रहा था। परस्यूअर ऑफ नॉलेज, वो आर्डेंट परस्यूअर ऑफ नॉलेज था इनटू पैथेटिक फिगर। और उसका ये आर्डेंट परस्यूअर, वो जो है उसको एक आर्डेंट परस्यूअर से किस तरफ ले गया, एक पैथेटिक फिगर की तरफ ले गया। वो ऐसे कौन से जो है फैक्टर्स थे जो कि डॉक्टर फॉस्टर्स के डिक्लाइन का बायस बने। फ्रॉम एन आर्डेंट परस्यूअर ऑफ नॉलेज, वो एक आर्डेंट परस्यूअर ऑफ नॉलेज था, उसके अंदर थर्स्ट फॉर नॉलेज थी, लेकिन वो किस तरफ चला गया, वो एक पैथेटिक फिगर की तरफ चला गया। नॉट इवन इन कंट्रोल, जो कि अपने ही सोल के कंट्रोल में नहीं रह सका। तो क्या ऐसे फैक्टर्स थे, दैट वाज हिज ओन, वही उसका, क्योंकि वो रेनेसा मैन था, ही हैज द लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, लस्ट फॉर अथॉरिटी। ठीक है, वो जो है जैसे अभी राबिया ने बताया था कि वो ऑमनीपोटेंस बनना चाहता था, वो गॉडली पावर, हेवनली पावर्स जो अपने हाथ में लेना चाहता था, वो अर्थली सारी पावर्स को अपने हाथ में लेना चाहता था। ये वो सारे फैक्टर्स थे जो कि उसको फ्रॉम एन आर्डेंट परस्यूअर ऑफ नॉलेज से लेके वो एक पैथेटिक फिगर चला गया। बेटा प्राइड जो होता है ना, वो हमेशा बुरा होता है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा खतरनाक प्राइड है ना, वो इल्म का तकब्बुर है। इल्म का तकब्बुर बेटा सबसे बुरा तकब्बुर है। मैंने कुरान पढ़ लिया, मैंने नमाज पढ़ ली,
ठीक है, जैसे बड़ा कोई आसान कर दिया, ठीक है। तो बेटा इल्म का तकब्बुर सबसे बुरा तकब्बुर है। नहीं मैंने तो पढ़ा था वो एक जमाने में, मैंने जी वो किया था, मुझे आता है, सारा कुछ आता है, ये जो आता है ना, ये बेटा तकब्बुर है, इल्म का तकब्बुर। और दूसरी चीज कि बेटा कभी अगर अल्लाह ने आपको हिदायत के रास्ते पे सही तौर पे चलाया ना, कभी भी ये हिदायत का तकब्बुर भी बड़ा बुरा तकब्बुर है, तो वो छिनते भी फिर देर नहीं लगती। अगर आपके साथ कोई ऐसी खातून बैठी हो ना कि चलें आपने अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा करना भी शुरू कर दिया, आपने दीन को सही भी फॉलो करना शुरू कर दिया, सारा कुछ, अपने साथ बैठी हुई बेपर्दा औरत को कभी अपने से कमतर मत समझिएगा। ये सोच लीजिएगा कि कभी मैं भी इसी तरह की थी और अल्लाह ने मुझे भी हिदायत दी थी, और साथ बैठे बैठे उसके लिए दुआ कीजिएगा मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ, कि या अल्लाह इसको भी हिदायत दे। ठीक है, ये बेटा एक्चुअली तकब्बुर होता है कि जो पर्दे वाली खातून है वो बेपर्दा औरत को बुरा समझती है, और जो बेपर्दा औरत है वो पर्दे वाली खातून को समझती है ये तो बिल्कुल ही बैकवर्ड किस्म की औरत है। ठीक है, तो बेटा दैट इज द रॉन्ग। तो ये जो इल्म का तकब्बुर है, स्टेटस का तकब्बुर है, पैसे का तकब्बुर है, दैट इज द रॉन्ग थिंग। प्राइड जब भी आएगा इंसान के अंदर, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी उसके लिए डाउनफॉल का बायस बनता है। उसके बाद है ये 2013, हाउ फार इज डॉक्टर फॉस्टर अ ट्रूली ट्रेजिक कैरेक्टर। कैसे वो ट्रूली ट्रेजिक कैरेक्टर था? ड्यू टू हिज अमार्शिया। ठीक है, एक ट्रूली ट्रेजिक कैरेक्टर में क्या होता है, ट्रेजिक हीरो कौन होता है? ही इज नॉट ओनली गुड, ही इज नॉट ओनली बैड, दरमियाने किस्म का इंसान होता है, और ड्यू टू हिज अमार्शिया उसका डाउनफॉल होता है। What function do comic scenes perform in the play Dr. Foster? वो जो कॉमिक सीन्स थे वो क्या फंक्शन जो है वो प्ले करते हैं? देखिए, जैसे शेक्सपियर ने अपनी ट्रेजेडी के अंदर एक बैलेंस आउट करने के लिए कॉमिक सीन्स जो है वो दिए थे, इसी तरह डॉक्टर फॉस्टर्स ने, मार्लो जो है वो अपनी ट्रेजेडीज में एक कॉमिक सीन्स जो है वो परफॉर्म करवाता है, ताकि वो जो ट्रेजेडी है उसके अंदर एक हम्बलनेस आ जाए, उसके अंदर एक बैलेंस कर दे वो इस ट्रेजेडी को। तो ये जितने भी कॉमिक सीन्स थे, चाहे वो हेलन, सीन ऑफ हेलन था, फिर उसके बाद वो जो 7 डेडली सीन्स होते हैं वो उसके सामने डांस करते हैं, फिर वो जो सींग निकल आते हैं एक वहाँ पे कैरेक्टर के ऊपर, और इसी तरह वो जो क्लाउन होते हैं वो इस तरह कर रहे थे, वो बेसिकली क्या होता है, ताकि वो जो ड्रामा होता है वो एक बैलेंस स्टेट के अंदर आ जाए और उसके अंदर कोई मसला ना हो। उसके बाद 2012 डिस्कस डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ मोरालिटी प्ले, ये मैंने आपको दिया था ना असाइनमेंट। नोट द अपीयरेंस ऑफ हेलन ऑफ ट्रॉय, सीन 12, ये बेटा मैंने कल आपको हेलन ऑफ ट्रॉय का कैरेक्टर वो भी दे दिया है। एंड व्हाट रोल डज शी प्ले इन ड्रामा ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स डैमनेशन, व्हाट डज हर प्रेजेंस सजेस्ट अबाउट मार्लो एटीट्यूड टुवर्ड वीमेन। उसके बाद है डू यू सी डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो एज एन आर्ट फॉर्म that both teaches and delight the audience while simultaneously presenting a moral। अब वो कहता है कि डू यू सी डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो, कि क्या वो एक आर्ट है? ठीक है, एक आर्ट ही है ना, ड्रामा इज योनरा एन आर्ट, जो कि बोथ टीच करता है, टीच भी करता है और डिलाइट करता है इन ऑडियंस। ठीक है, देखिए बेटा एक डेफिनेशन दी थी फिलिप सिडनी ने पोइट्री की, कि पोइट्री टीचेस एंड डिलाइट, कि असल में असल आर्ट वो होता है जो टीच भी करता है और डिलाइट भी करता है, खाली डिलाइट या एंटरटेनमेंट का नाम नहीं होता। जैसे आजकल की कॉमेडीज आ गई हैं उसमें सिर्फ डिलाइट है, टीच नहीं है। असल आर्ट वो होता है जो आपको टीच भी करता है और डिलाइट भी करता है। बेटा ये आर्ट की डेफिनेशन है, ये पोइट्री की डेफिनेशन है जो फिलिप सिडनी ने दी थी इन डिफेंस ऑफ पोइट्री, उसने पोइट्री को डिफेंड किया था। इसी तरह रीड्रेस ऑफ पोइट्री में भी हमने पढ़ा, अगर किसी ने प्रोज में सीमा सीनी को पढ़ा हो रीड्रेस ऑफ पोइट्री, तो वो क्या कहता है कि भाई पोइट्री वो होती है जो टीच एंड डिलाइट करती है, उसके अलावा फिर उसका कोई फायदा नहीं। अगर खाली एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट है तो ऐसे आर्ट का, ऐसी पोइट्री का, ऐसे इल्म का फिर कोई फायदा नहीं है। तो मार्लो की ये जो है ये टीच भी करती है और डिलाइट भी करती है, क्योंकि इसके अंदर कॉमिक सीन्स भी हैं, इसके अंदर हमने देखा कि वो हमें रिलीजन भी टीच कर रही है और वो हमें ये भी बता रही है कि इवल वेज पे चलोगे तो तुम्हारी डैमिनेशन होगी। वे simultaneously presenting a moral, yes it is simultaneously presenting a moral, कि किस तरीके से उसने मोरल क्या है, हमारी सोसाइटी के मॉरल्स क्या है, हमें किस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए, किस तरह की जिंदगी गुजारेंगे तो हम दुनियावी और आखिरत के तौर पे कामयाब होंगे, किस तरह की गुजारेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीजें।
How far do you agree that Foster's behavior after he sells his soul hardly rises to the level of true wickedness? ठीक है, वो कहता है कि आप क्या आप एग्री करते हैं कि फॉस्टर्स का बिहेवियर जब उसने सोल अपनी सेल कर दी थी, हार्डली राइजेस टू द लेवल ऑफ ट्रू विकेडनेस, तो क्या वो मतलब हार्डली राइज कर गया ट्रू विकेडनेस की? यस, ही हैज rises to the level of true wickedness. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया जो है ना वो मेरी चादर है, और दूसरी चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसमें हया नहीं तो वो जो चाहे जो कुछ मर्जी करे। देखिए, ये हमारी एक हया है कि मुझे अल्लाह देख रहा है, ये हया है ना, हम पीपल कॉन्शियस है ना, हम लोगों के सामने वैसे करते हैं ना जैसे लोग चाह रहे होते हैं, और हमें डर लगता है कि अगर लोगों ने हमें ये कह दिया, फिर देखिएगा बेटा वो क्या कहता है। ये क्या अब वो क्या होता है कि जब इंसान के अंदर हया नहीं रहती ना, तो वो ट्रू विकेडनेस पे जो है ना वो रेस कर जाता है उसका लेवल, कि मुझे अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा है। ये हमारी, मैं वही बता रही थी कि हम पीपल कॉन्शियस है ना, हम लोगों से डरते हैं। बच्चे को इतने बुरे तरीके से डांट देंगे, मेट्स को इतने बुरे तरीके से डांट देंगे, लेकिन कोई ऐसा बंदा जो हमारे सामने बैठा हो जिसको हम नहीं डांट सकते, किसी डॉक्टर को हम नहीं डांट सकते अगर वो मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है, किसी अथॉरिटेटिव इंसान को हम नहीं डांटते, तो क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर एक शर्म होती है, हया होती है कि नहीं यार इसको नहीं कुछ कहना है ना। लेकिन ट्रू विकेडनेस पे इंसान उस वक्त पहुंचता है, उसके अंदर से शर्म हया उस वक्त खत्म होती है जब उसके दिल में ये डर खत्म हो जाता है कि अल्लाह देख रहा है, शर्म खत्म हो गई ना, फिर इंसान ट्रू विकेडनेस के लेवल पे चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए जिसमें हया नहीं, फिर वो जो चाहे मर्जी करे। तो जब उसने अपनी सेल सोल कर दी, तो उसके अंदर से वो जो एक चीज के गॉड उसको देख रहा है, और ही वो अपनी जो है, देखें एक इंसान अपनी जन्नत दाव पे लगा दे, हम लोगों ने अपनी जन्नत जस्ट चंद एक दुनिया के प्लेजर्स की खातिर दाव पे लगा दी ना, तो एक इंसान अपनी जन्नत दाव पे लगा दे, अपनी ब्लिसफुल लाइफ दाव पे लगा दे, तो वो ट्रू विकेडनेस के लेवल पे है ना। तो वो इस वजह से वो पूछ रहा है कि क्या वो ट्रू विकेडनेस के लेवल पे पहुंच गया था? यस। फिर उसके बाद उसने हेलन की फरमाइश करना शुरू कर दी, फिर उसने डिफरेंट डिस्कवरीज की फरमाइश शुरू कर दी कि मैंने इधर जाना है, मैंने उधर जाना है, ये सारी चीजें। Foster is a man who, through his thirst for knowledge and his desire to go beyond the accepted wisdom of his time, is ultimately destroyed. Foster एक ऐसा इंसान था जो कि अपने थर्स्ट ऑफ नॉलेज की वजह से और अपनी डिजायर्स टू गो बियॉन्ड एक्सेप्टेड विजडम, उस दौर की जो एक्सेप्टेड विजडम थी उससे भी वो गो बियॉन्ड हो गया था, वो अल्टीमेटली फाइनली वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो नो डाउट, क्योंकि ये एक मोरालिटी प्ले है, उसने उस वक्त की जो एक्सेप्टेड विजडम थी, उस दौर की जो एक्सेप्टेड विजडम थी, वो उससे भी पीछे चला गया, तो उससे सॉरी आगे चला गया था, जिसकी वजह से जो है वो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हुआ। एनी क्वेश्चन क्लास? लेकिन फीचर्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि उसके अंदर चंद एक लाइक क्या फीचर्स होंगे उसमें कि जिससे